आठ की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार, बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और यह बहुमत हासिल करने के साथ एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली कि एक दौर वो जब कांग्रेस का 15 साल का शासन रहा और दूसरा दौर आम आदमी पार्टी की लगातार चलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में बीजेपी ने कामयाबी पाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जहां एक तरफ इस जीत का सेहरा बांधा गया है, इस जीत का श्रेय दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनको हौसला अफजाई कहते हुए कहा कि जिसने भी काली कमाई की है उसकी काली कमाई पूरी तरह से साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज इस पूरी बड़ी डिबेट पर चर्चा यही करेंगे क्योंकि लगातार आपने रुझान देखे, लगातार आपने सुने, बयान देखे, लेकिन अब देश की राजनीति कहां जाएगी, आम आदमी पार्टी कहां जाएगी, आम आदमी पार्टी कहां जाएगी और देश की राजनीति कहां जाएगी। लेकिन बीजेपी की जीत का फैक्टर क्या रहा? बीजेपी की जीत के फैक्टर जरा देख लीजिए क्या रहे। दरअसल आईटी यानी इनकम टैक्स में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ा है, झुग्गी ना टूटने का वादा सुपरहिट रहा है। तो ये कुछ बीजेपी की जीत के फैक्टर। आज इस बड़ी बहस में, चर्चा में हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार भी। शैलेंद्र दबाई, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत और बहुत बहुत बधाई शैलेंद्र जी आपको। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस से, आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए कहूंगा। और थोड़ी देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी नेता हुदा जरीवाला भी जुड़ जाएंगी। लेकिन पहला सवाल, सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है शैलेंद्र दवाई जी, लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं, लगातार हम समझ रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहे जीत के, आखिर क्यों नकार दिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को, क्यों बीजेपी को ये दिल्ली के लोगों ने सत्ता सौंपी? दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बहाई जा रही है और जो राष्ट्रवाद, जन कल्याणकारी नीति, गरीब, वंचित, शोषितों के लिए जो उत्थान का काम किया, बुनियादी ढांचा जो भारत में एक बड़ा विकसित करने का काम किया, स्किल्ड जो युवाओं के लिए एक बहुत स्किल्ड की तरफ उन्होंने बहुत ध्यान दिया, महिलाओं के प्रति किस तरह से हमने वहां पर उनको श्रद्धावंदन करते हुए उनके लिए मातृ वंदन योजनाएं लाई, स्वयं सहायता समूह लाए और किस तरह से उनको राजनीति में 1/3 स्थान देने के लिए हम मातृ वंदन अधिनियम लेकर आए। तो ये सारी तमाम बातें थी जो दिल्ली की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। और वहीं आप आम आदमी पार्टी जो अहंकार में डूबी हुई थी, अराजक थी, भ्रष्टाचारी थी, जो कट्टर ईमानदार की छवि के साथ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर एक आंदोलन से सत्ता में आई थी, और वही ईमानदार सबसे भ्रष्टतम सरकार साबित हुई भारत के इतिहास में। किस तरह से आपने देखा होगा कि इनके सारे के सारे शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में, घोटालों में, शिक्षा से लेकर शराब के घोटालों तक ये जेलों में गए, आज जेलों से ये बेल पर बाहर है। और दिल्ली की जनता समझ गई कि जो ईमानदारी का चोला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहन रखा था वो कांग्रेस का तो आपने नाम ही नहीं लिया। ने इस पर मोहर लगा दी। कांग्रेस इतनी आपके विपक्ष के तौर पर इतनी पराई होगी कि उनका 3 बार से खाता नहीं खुला तो आप उनका नाम भी नहीं लेंगे। रविंद्र जी देखिए, जो पार्टी वहां अस्तित्व में ही नहीं है, 3 लोकसभा चुनाव हो गए 2014 में, 2019 में, 2024 में कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई, विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई। तो कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई लीडर बचा है, ना विचार बचा है, ना उनके सिद्धांत बचे हैं। कांग्रेस पार्टी जो एक भ्रष्टाचार की जननी थी, आपने देखा उनके भी शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर है। तो इनका कोई विजन नहीं है भारत के प्रति। भारत जोड़ो आंदोलन जो इन्होंने किया वो भी विफल हो गया। और आपने देखा लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पौरुष भारद्वाज जी ये एक नया एंगल दिया। ये तो डबल हैट्रिक हो गई दिल्ली में, उभरे हैं लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी खाता ना खुलने की। ऐसी क्या वजह है? आत्ममंथन की जरूरत नहीं है क्या कि भाई एक सीट का लाले पड़ रहे, एक सीट के
70 में से एक सीट नहीं मिल रही जहां आपने 15 साल सरकार चलाई। कब जागेंगे नींद से? जी देखिए, निश्चित तौर पे ये हमारी पार्टी के लिए आत्ममंथन का दौर है और निश्चित तौर पे हम लोग जो है हमारी हार के मंथन के कारणों पे भी हम लोग जाएंगे और हार का मंथन भी करेंगे और उन कारणों पे जो है आगे हमें क्या करना चाहिए निश्चित तौर पे हम जो है उस पे ये आप सिर्फ कहते ही हैं पारू जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती है हार का मंथन करेंगे। हार का मंथन क्या किया जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हारे, उपचुनाव में जो हारे, उसका क्या आपने जो है विश्लेषण कर लिया? अभी आप कहने को तो बस कह दे रहे हैं, उसके बाद हो सकता है आप भी भूल जाएं और फिर अगला चुनाव बिहार का आ जाएगा तो फिर हम भी आप से इस बारे में ज्यादा सवाल जवाब ना करें, बिहार को लेकर सवाल केंद्रित हो जाए। अब अगर आप मुझे 2 मिनट निर्बाध रूप से बोलने का मौका देंगे तो मैं शैलेंद्र जी के भी कुछ सवालों का जवाब देना चाहूंगा और आपके भी सवालों का जवाब देना चाहूंगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जो हम लोग हारे उसमें हमारी क्या स्थिति रही। आपको पता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार आकर के झूठ बोला गया, लाल डायरी का जिक्र किया गया, तमाम उन बातों का जिक्र किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उन सबका नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिया। भाजपा के जब हमारी सरकार थी राजस्थान में, भाजपा के समय किरोड़ीलाल मीणा जी जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियल तौर पे तो इतनी लड़ाई थी कि ये तो हमारे यहाँ 2 गुटों का जिक्र करते थे, इनके पे 8 गुट होते थे। पर जो किरोड़ीलाल मीणा जी ऐसा ही भर्ती को लेकर जिन्होंने पक्का आंदोलन किया, आज उन किरोड़ीलाल मीणा जी की स्थिति क्या होगी कि खुद आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे मेरे भाई को चुनाव हरवा दिया। अरे शैलेंद्र जी, आप लोग सच सुनते ही भोग लाते हो यार, सुनो मेरी बात। अब दिल्ली वाली बात, अब मैं आपको कहना चाहूंगा मंथन वाली बात। देखिए राजस्थान में हम लोग भले हम लोग चुनाव हारे परंतु जनता ने हमें जो सशक्त मैंडेट दिया, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी। उसके बाद में आप कह रहे हैं भाई हमने हमारी कमेटी ने क्या किया, निश्चित तौर पे हमने उस पर मंथन किया और उसके बाद का ही परिणाम रहा कि राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 11 सीटों पर हमने जीत दर्ज करी। बीजेपी जो हैट्रिक बनाने का सपना देख रही थी, बीजेपी को सपने को हमने ध्वस्त किया और सरकार बनती जो एक विधानसभा का उपचुनाव उसमें हमने निर्बाध रूप से आपको 2-3 मिनट बोलने दिया। एक सवाल और मेरे को याद, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं पारू जी, आप 2-3 कारण बता सकते हैं? क्या लग रहा है कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई दिल्ली में? रविंद्र जी देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे यदि निष्पक्ष होकर तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाए और दिल्ली के इतिहास में जाया जाए तो भले ही दिल्ली का नाम नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली बनाने का श्रेय जो है वो कांग्रेस की 15 साल की शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है। चाहे वहां पे फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वहां पे जो है वहां की जो हवा पोल्यूटेड हो चुकी थी, उस समय दिल्ली की 3000 बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम हो, लगभग 1 करोड़ निजी या सरकारी वाहन जितने भी थे उन सबको सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम। क्या उसी काम की बदौलत जो है अब आप चाह रहे हैं कि फिर से जनता आपको सत्ता में बैठा दे? अरे भाई, आपने विपक्ष के तौर पर क्या संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमी बता दीजिए 2-3 आप अपनी, क्योंकि आप तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी बैठेगी, कमेटी में कौन होगा, कब उसकी रिपोर्ट आएगी, क्या उसकी फाइंडिंग्स होंगी, वो कब तक वो पता चलेगा? शुरुआत में तो बता दीजिए कि भाई राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया इसलिए हारे, या राहुल गांधी ने प्रचार किया इसलिए हारे। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस प्रकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही, और ये देश का दुर्भाग्य था कि एक राज्य का शिक्षा मंत्री भी वही व्यक्ति है कि जो उस राज्य का शराब मंत्री है। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो विदाई थी वो जनता ने तय कर दी थी। और जो विचारधारा के स्तर पर देखा जाए तो हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, वो भले सही या गलत हो सकती है, परंतु अरविंद केजरीवाल यानी कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिलाना, आम आदमी पार्टी को जोड़ना, साथ रखना आत्मघाती रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आत्मघाती वाली बात इसलिए नहीं रही कि देखिए दिल्ली की जनता ने इस बात को देखा, दिल्ली की जनता ने देखा कि मैं यही तो सुनना समझना चाह रहा हूं, यानी कि आप भविष्य के लिए भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की गुंजाइश रख रहे हैं। आप सवाल आप ही कर लीजिए, आप ही सवाल कर लीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए। ऐसा कीजिए, मैं चला जाता हूं डिबेट छोड़ के। मुझे देखिए एक मिनट अब आप, मैं जो सवाल करूंगा उसके इर्द गिर्द अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मेरे को करना पड़ेगा ना सवाल। इस तरह से तो मत बोलिए सर कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाता हूं। आदरणीय, आपको हमने सम्मान के साथ बुलाया है, डिबेट में रहिए, हम चाहते हैं जवाब दें, बिल्कुल दें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल समझिए, मैं समझा नहीं पाया, मैं अपनी गलती मान रहा हूं, मैं समझा नहीं पाया आपको सवाल, आप तो समझ गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल करना एक चूक थी या गलती थी?
नहीं, देखिए चूक वाली बात नहीं है दिल्ली के चुनाव की। आपने मेरे से हार का जो प्रश्न पूछा, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को रवाना करने का दिल्ली की जनता ने मानस बना लिया था, परंतु हमारी जगह भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना, उसके कारण पे मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने देखा कि पिछले कई वर्षों से 10 साल से जहां जहां विपक्ष की सरकारें रही, जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भी थी और अन्य जगह जो तमाम विपक्षी सरकारें थी, उनको जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लगातार अपदस्थ करने का कार्य किया गया, लगातार उनको जो है कार्य नहीं करने दिया गया। आप राजस्थान में आपके सामने उदाहरण है कि एक तरफ तो कोरोना चल रहा था, प्रधानमंत्री जी मुंह में राम बगल में छुरी की नीति के तहत एक तरफ तो राजस्थान सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे थे, अन्य मुख्यमंत्रियों को अशोक गहलोत से शिक्षा लेने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी सरकार को अपदस्थ करने का कार्य। मेरा ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। कांग्रेस पार्टी हार गई तो उसकी बौखलाहट टीवी पर नहीं दिखाए कांग्रेस के प्रवक्ता, और इस तरह भाषा का प्रयोग नहीं करें, मेरी घोर आपत्ति है। वहां पे कांग्रेस की सरकार को काम ये गली मोहल्लों की भाषा को छोड़ दे कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से दिल्ली में साफ हो चुकी है उस तरह से भारत में भी धीरे धीरे साफ होने की स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। पौरू जी एक और सवाल मेरा, पौरू जी एक और सवाल पौरू जी एक और सवाल, क्या अब भविष्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा, एमसीडी, विधानसभा किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं होगा? मेरे से पूछा आपने? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं, कांग्रेस का गठबंधन क्या भविष्य में आम आदमी पार्टी से नहीं होगा क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने आपसे जैसा पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी खुद की वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हालांकि चुनाव लड़ने को सभी स्वतंत्र होते हैं। अब मैं सीधा सवाल पूछता हूं, आप टेढ़ा जवाब देने लगते हैं, फिर कहेंगे कि मैं चला जाऊंगा डिबेट छोड़कर, ये क्या बात हुई? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है भविष्य के जो भी चुनाव होंगे वो खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को हमने मजबूत संगठन हमारा पहले से था, हम संगठन को और मजबूत करेंगे। और मैं इस बात के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के आने वाले जो 5 साल है उसमें प्रमुख विपक्ष की भूमिका सदन में भले आम आदमी पार्टी निभाएगी, लेकिन सड़कों पे जो है वो आप कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा अच्छा लगा। और ये देखेंगे कि कितना सड़क पर कांग्रेस दिखाई देती है और कितना कांग्रेस चुनौती पेश करती है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी से बतौर विपक्ष उसकी लड़ाई होगी सड़क पर, बल्कि सरकार से तो लड़ाई करनी है। हुदा जी भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा, बीच में आप छोड़ के तो नहीं आने की बात कहेंगे? ठीक है। लगातार पूरा दिन आज दोपहर 12 बजे तक आम आदमी पार्टी ही जीतने जा रही है, ये क्या हो गया? पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, जो नेता जेल में गए आपकी पार्टी के, सभी एक सिरे से चुनाव हार गए। जरा भी अंदाजा नहीं था पब्लिक के मूड का क्या? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही सदमा वाली स्थिति हम लोगों की है। ऑब्वियसली एक बहुत शॉकिंग मैंडेट जो दिल्ली की जनता की तरफ से हमें मिला है उसको हम हम्बली स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली में और ओवरऑल हिंदुस्तान में जनता जनार्दन होती है। अगर जनता का हमारे साथ समर्थन नहीं है, उनका मैंडेट नहीं है, उनको लगता है कि हम उनके लिए बेहतर तरीके से इस 5 साल काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, 10 साल हमें मौका दिया, उसके लिए हम दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हुदा जी, सवाल मेरा यही है, अगर 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, श्रेय अरविंद केजरीवाल को ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता को ही जाता है, लेकिन इस बार अगर सरकार गई है, क्या इसका ठीकरा अरविंद केजरीवाल पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल। नेशनल कन्वीनर जो होता है किसी भी पार्टी का, चाहे पार्टी जीत रही हो या हार रही हो, डायरेक्ट इंपैक्ट उसका। अरविंद केजरीवाल, इसका मतलब नेशनल कन्वीनर अब नहीं रहने चाहिए, किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए, सुनीता केजरीवाल को भी नहीं? ये बिल्कुल मैंने नहीं सुनीता केजरीवाल को भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने। अरविंद केजरीवाल जी इस बात का जायजा लेंगे, एक एक सीट का बैठ के समीकरण होगा। अरे वो खुद ही हार गए सीट, वो क्या जायजा लेंगे भाई? अग्रीड, लेकिन पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, कहीं ना कहीं इस पार्टी को खड़ा करने में, कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए संघर्ष करने में जेल तक काट के आए हैं वो, तो वो नेशनल जेल के आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए काट के आए हैं। केस अभी तक साबित नहीं हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ईडी के केस में उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। बिल्कुल, 2014 से पहले तो ये बात केजरीवाल भी करते थे। बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर आरोप लगा है वो इस्तीफा दे दे, वो जो है ये कर दे, वो कर दे। आप जानते हैं कि आप भी वही आम आदमी पार्टी भी जो है खास आदमी पार्टी हो गई है। देखिए, कहीं ना कहीं आज की जो हार है वो हमें स्वीकार करनी होगी और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका लगा है, नहीं होना चाहिए था।
था, नहीं हमें अंदाजा था कि दिल्ली इस दफा आम आदमी पार्टी को नहीं प्रचंड बहुमत देगी, नहीं चाहेगी वो कि विधानसभा में हम एक रूलिंग पार्टी के तौर पे बैठे, लेकिन विपक्ष के तौर पे स्ट्रांगली हम अपने मुद्दे आज भी रखेंगे, जनता की आवाज आज भी उठाएंगे। और कहीं ना कहीं हार जीत राजनीति में होती है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है जी। अरविंद जी ने जो लोगों के लिए नीतियां लेके आए थे, काम करके दिखाए थे उन्होंने, वो एक छोटे मोटे नेता नहीं, एक छोटे मोटे शख्स नहीं, एक ऐसा शख्स जो कि हिंदुस्तान के नहीं दुनिया की मैप में कहीं ना कहीं मैडम, देखा आपको नहीं जाता लग रहा है। गलत ट्रैक पर जा रही है आम आदमी पार्टी भी? भाई एक तरफ कांग्रेस पर आरोप लगता है कि भाई एक ही परिवार की, एक ही गिने चुने लोगों की तारीफ करते हैं, उन्हीं का महिमा मंडन करते हैं। आप भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही मैं एक चीज पूरी चीजें इसमें जिक्र कर जरूर रही हैं। ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, हमारी हार हो गई है दिल्ली में, हमने स्वीकार कर लिया है, आम आदमी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली के जो मसले भाजपा बार बार उठाती थी, चाहे वो यमुना पानी का मसला हो, चाहे वो प्रदूषण का मसला हो, चाहे वो क्लेanलीनेस और वो जो कूड़ा कचरा है उसको सफाई करने का लेकिन मसला हो। फारूक जी तो कह रहे हैं ना कि भाई हम ये सदन में भले ही हमारी मौजूदगी नहीं हो, लेकिन सड़क पर हम आम आदमी पार्टी से बढ़कर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली वालों के काम हो। अब तो इनके पास साथ के साथ सांसद हैं, सेंटर में दिल्ली में इनकी सरकार आ गई है, सेंटर में भाजपा है, एक डबल ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरीके से ये बन के यहां पे काम कर सकते हैं। जी। मकसद उनका होना चाहिए दिल्ली का विकास करना, नियत होनी चाहिए दिल्ली का डेवलपमेंट करना। हमने 10 से लेकर 12 साल जो आम आदमी पार्टी का दौर था उसमें दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करे, और ऐसा नहीं है कि ये बात विपक्ष भी मानती है, कहीं ना कहीं मानती है कि काम हुए। नहीं, मैं ठीक है, मैं इस पर जरा, हमारे दो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मैं पहले आशुतोष जी एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा और फिर उसके बाद निरंजन पोद्दार जी, स्वागत आपका, आप भी हमारे साथ जुड़े। पहले विपक्षी एकता को लेकर सवाल आशुतोष जी, और फिर निरंजन जी आपसे सवाल करूंगा, उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो यहां पर हुदा जी कह रही हैं, भाई कांग्रेस ने 15 साल सरकार चलाई, तब विपक्ष में अटल जी की भी सरकार थी, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने तब भी काम करवाए। इधर आम आदमी पार्टी ठीकरा रोती रही कि भाई, फोड़ती रही कि एलजी हैं। ये सवाल होगा, लेकिन पहले आशुतोष जी आपसे मैं कोट करना चाहूंगा, ये उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कहना कि जी भरकर लड़ो, समाप्त कर लो एक दूसरे को। देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पर जो इंडिया अलायंस है उसके लिए आज का दिन बहुत अलग तरीके के परिणाम लेकर के आया है। शायद इस तरह के परिणामों की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जिस समय कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, कोई सी अलायंस से डिनाई किया था, उसी समय यह साफ हो गया था कि परिणाम कुछ और अलग होने जा रहे हैं। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल का अहंकार था जिसकी वजह से यह तमाम परिस्थितियां कांग्रेस के सामने बनी, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल, गुजरात मैं आपका फ्लो तोड़ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस क्या इन चुनावों को लड़ ही इसीलिए रही थी कि अरविंद केजरीवाल के अहंकार को तोड़ना है, उनको सबक सिखाना है, उनको हराना है? देखिए, मुझे बिल्कुल आज अगर सुप्रिया श्रीनेत के बयान को अगर ध्यान से सुना जाए तो शायद यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर एजेंडा था, एक एजेंडे को लेकर के कांग्रेस चली कि हमको कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल ने जो हरियाणा के चुनाव में किया, जो गुजरात के चुनाव में किया, जो गोवा के चुनाव में किया, उसका शायद अब हमको प्रत्युत्तर देने की जरूरत है। और उसी की वजह से आज इस तरह की परिस्थितियां बनी। देखिए 1.99% वोटों का जो डिफरेंस है, हमको सीटों की टैली में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है कि अब 22 और 48 हो रहा है, लेकिन 1.99 वोट परसेंटेज का अंतर है दोनों पार्टियों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और आप के अंदर। ऐसे में क्या कांग्रेस ने जो अपना बदला लिया है, एक बड़े दल की जगह एक बड़े अलायंस को शायद दांव पर लगा किया है। लेकिन मुझे एक और चीज इसमें भविष्य की भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नजर आती है कि अगर कांग्रेस अकेला चलो की नीति पर चलती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक मजबूत राजनीतिक दल खड़ा हो पाएगा, क्योंकि रीजनल पार्टियों के अलायंस की वजह से कांग्रेस को कई बार अपना अलाइनमेंट खराब करना पड़ता है। तो क्या अगर कांग्रेस पूरे देश भर के अंदर अकेला चलती है तो यह भारतीय राजनीति के लिए भी एक सुखद संदेश होगा। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वह विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका, बिल्कुल, मैं एक विश्लेषण अब आपसे निरंजन जी चाहूंगा। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली को। 15 साल शीला दीक्षित की जब सरकार रही, अटल जी की भी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
शीला दीक्षित ने उस दौरान भी काम किया, लोग मानते हैं उस बात को। आम आदमी पार्टी कहती है एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया। अब डबल इंजन की सरकार है, तीनों ही स्थिति में क्या फर्क आप देखते हैं, थोड़ा एनालाइज कीजिए, और कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बीजेपी पर नजर रखेगी या रख सकती है, रख पाएगी। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मुझे नहीं पता हुदा जी किस कैपेसिटी से बैठे हैं, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं या नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी आपके सामने भारतीय जनता दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार ने ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि जिस चीज की अपेक्षा की जा रही है, जिस चीज के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब शायद दिल्ली की एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 1 महीने 1.5 महीने, तो शायद मुझे लगता है हुदा जी ने उसको पहले ही परिभाषित कर दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार, पहली बात। और मेरा यह मानना है कि अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार रविंद्र जी होती है, तो वो एक तरह का पूर्ण राज्य का दर्जा, स्वतः ही इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद में ये जो वैमनस्य की और ये वैमनस्य की और जहरीली और विषैली राजनीति उसके बाद में नहीं होगी। अगर आपकी काम करने की नीयत हो, तो जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हुए मुख्यमंत्री बने, और उनके साथ उनकी बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा राजनीतिक रूप से थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री जी वहां अनंतनाग रेलवे ट्रैक का जब उद्घाटन करने गए, तो उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी वहां पे, यानी कि उन्होंने उस द्वेष को, उस वैमनस्य को कम किया। ठीक है, लेकिन लेकिन आपकी अति महत्वाकांक्षा हो, आपको ये चीज लगी कि जैसे मैं शीला दीक्षित जी को गालियां दे दे करके मैं झटके से मुख्यमंत्री बन गया, वैसे ही मैं नरेंद्र मोदी को गालियां दे दे करके और अच्छा से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब एक थोड़ा सा शुचिता बरकरार रखते हैं। पौरुष भारद्वाज जी बधाई देंगे बीजेपी को, शैलेंद्र जी को बधाई देंगे? निश्चित तौर पे देखिए, लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि दें आप। निश्चित तौर पे जो पार्टी जीतती है वो निश्चित तौर पे बधाई की हकदार होती है, और हम तो इस बात को चाहेंगे कि शैलेंद्र जी की पार्टी वहां पे सरकार बनाए और अच्छे से काम करे, और मुख्यमंत्री जल्दी बना ले। हम जनता की हितैषी पार्टी हैं, हम राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से ये चीज नहीं चाहते कि भाई वहां पे सरकार भी फॉलो, हम चाहेंगे कि सरकार वहां पे सक्सेस हो। हुदा जी 10 दिन का कहा है, जो अभी कुछ आया कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री मिल जाएगा दिल्ली को। महाराष्ट्र की स्थिति आपको भी आप याद तो है? कह रहे थे केजरीवाल के बाद कौन होगा, केजरीवाल की जगह कौन लेगा? केजरीवाल जी वो शख्स हैं जो खुद स्टेप डाउन करके आतिशी जी को एक मुख्यमंत्री के पद पे बिठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा जिगर वाला काम होता है। बहरहाल आज भाजपा का दिन है, भाजपा वाले सरकार बना के बैठे हैं, तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द दिल्ली को उनका नया मुख्यमंत्री मिले और दिल्ली का काम हो। विधायकों में से बनना है ना मुख्यमंत्री, जो जीते हैं उन्हीं में से बनेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए, विधायक दल की बैठक होगी, एक प्रोसेस है, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, सर्वोच्च बोर्ड है, वो निर्णय लेगा। आशुतोष जी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, नहीं मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ जो उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ किस तरह सीएम निरंजन जी जो होंगे 5 साल चलेंगे, 5 साल होंगे पूरे। निश्चित रूप से रविंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में गलती इन्होंने 1993 के बीच में करी, मेरे हिसाब से वो गलती नहीं करेगी, और बिल्कुल बीजेपी गलती नहीं करेगी, और पूरी तरह से जितनी मेहनत की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीजेपी के पूरे देश के नेताओं की तरफ से, वो यही करेंगे कि इतना जो बड़ा सूखा 26-27 साल का दिल्ली का था, वो सूखा फिर से ना आने पाए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 की फाइट में आ गई।